So we'll begin with next topic. तो हमने कल we have started off with friction. We have seen basic definition of friction, types of friction, static, limiting and kinetic friction. Kinetic में sliding and rolling friction. उसके बाद हमने angle of friction, angle of repose, what is the resultant force exerted by a surface on the block, ये सब हमने देखा था. तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू. उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम ही आता है. उसके बाद अगर आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर दिस, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्फेस ऑफ द ब्लॉक is S equal to mg root of mu square plus 1 if friction is present. If friction is absent, you have only mg. That's it. फिर हमने देखा था, याद है क्या, कैलकुलेशंस ऑफ नेसेसरी फोर्सेस इन डिफरेंट कंडीशंस. उसमें से सबसे पहला केस क्या था, पुल, लेकिन द ऑब्जेक्ट वाज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. उसके बाद हमने देखा था पुश एट एन एंगल अल्फा, अगेन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. उसके बाद हमने देखा था पुलिंग फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बट टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन. फिर देखा था हमने पुलिंग फोर्स टू मूव बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. तो ये चार केसेस हमने कल कंप्लीट किए थे. पांचवा केस बनता है पुश का. मिनिमम पुश फोर्स रिक्वायर्ड to move a body up the inclined plane or down the inclined plane, that will be given to you as an assignment for yourself to work out. तो आप वो खुद करोगे. इसके बाद next thing that we will discuss is minimum force to avoid sliding of a body down an inclined plane. So minimum force to avoid sliding of a body down an inclined plane. तो इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं. तो इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए. अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे इफ यू हैव अ बॉडी, तो वो जो बॉडी है वो नीचे स्लाइड डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है. ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, इट शुड स्लाइड डाउन. तो हमारे पास एक बॉडी है, इट विल स्लाइड डाउन और इट विल नॉट स्लाइड डाउन, दैट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ रिपोज. याद है क्या, एंगल ऑफ रिपोज. तो जब तक ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो द बॉडी विल नॉट स्लाइड डाउन. क्योंकि हमने एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कैसे किया था, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी just starts moving down the inclined plane. तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये बॉडी नीचे आएगा ही नहीं. लेकिन अगर हमने ये एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल ऑफ रिपोज से बढ़ा दिया, if the angle of inclination is greater than angle of repose, क्या होता है, the body will start sliding down. और हमको इस बॉडी को नीचे आने देना नहीं है. We don't want this body to slide down. तो इस बॉडी को अगर हमको नीचे स्लाइड डाउन नहीं होने देना है तो हमको इस बॉडी पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड नो कि जैसे ही आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो, यू मस्ट रिमेंबर बेसिक कंपोनेंट्स. एक है वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट का कंपोनेंट ये आ गया W cos लैम्डा, और यहाँ पे आएगा W sin लैम्डा. यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन इसके आगे स्टार्ट होता है. इससे पहले जो हमने कल केसेस डिस्कस किए थे उसमें हमको बॉडी को ऊपर मूव करना था. तो अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स लगा दिया था, याद है क्या, पुलिंग फोर्स टू मूव बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन. अगर बॉडी को हमको ऊपर मूव करना है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा. यहाँ पे वो केस नहीं है. यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज
से ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होने की वजह से बॉडी नीचे आ रहा है, बराबर, कहाँ आ रहा है, नीचे, और हमको इसको नीचे आने देना नहीं है, तो ये हमने फोर्स लगाया पी। बॉडी कहाँ आ रहा है, नीचे, हमको इसको नीचे आने देना है क्या, नहीं। अगर बॉडी नीचे स्लाइड होने वाला था तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये पहला डिफरेंस है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट यू शुड कंसीडर। पिछले केस में यू वर ट्राइंग टू पुल द बॉडी अप, बॉडी को ऊपर लेके जाना था तो फ्रिक्शन नीचे था। यहाँ पे बॉडी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर, और हमको बॉडी को नीचे आना देना नहीं है तो हमने फोर्स लगा दिया, फुल फोर्स पकड़ लिया उसको, राइट, गुड। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? क्योंकि गड़बड़ यहाँ होती है, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में नहीं आता। क्लियरली बोला है कि बॉडी को नीचे नहीं आने देना है, मतलब बॉडी नीचे आ रहा था, नहीं आने देना है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन। ओके, तो आपको ये P फाइंड करना है। अगेन मैं इसको एंगल अल्फा बोल देता हूँ, राइट, और इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। लेट अस डू कंपोनेंट्स ऑफ दिस। ये आ जाएगा P कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा P साइन अल्फा। तो ये और ये, दिस इज P कॉस अल्फा एंड दैट इज P साइन अल्फा, P साइन अल्फा। वेरी गुड, गुड। तो मेथड तो वही है जो कल था, F इक्वल टू म्यू आर से स्टार्ट करोगे, F इक्वल टू म्यू आर से स्टार्ट करोगे, फिर F फाइंड करोगे और R फाइंड करोगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। व्हाट इज F, हाउ डू यू फाइंड आउट F? F प्लस P cos अल्फा इक्वल टू W sin लैम्डा। तो F प्लस P cos अल्फा इक्वल टू W sin लैम्डा। तो F इक्वल टू W sin लैम्डा माइनस P cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। R प्लस P sin अल्फा इक्वल टू W cos लैम्डा। तो R प्लस P sin अल्फा इक्वल टू W cos लैम्डा। तो R इक्वल टू W cos लैम्डा माइनस P sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू विल गेट F मतलब कितना, W sin लैम्डा माइनस P cos अल्फा, P cos अल्फा इक्वल टू म्यू R, व्हाट इज R, W cos लैम्डा माइनस P sin अल्फा। फिर म्यू की वैल्यू आएगी आपका tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे फिर म्यू की जगह पे यू विल राइट डाउन tan थीटा एंड tan थीटा की जगह पे यू विल राइट डाउन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो यू विल हैव W sin लैम्डा cos थीटा माइनस cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू W cos लैम्डा, ठीक है, एक ही बात है, W cos लैम्डा sin थीटा माइनस P sin अल्फा sin थीटा, करेक्ट, गुड। इसको वहां लेके जाओ, इसको यहाँ लेके आओ, जस्ट एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। तो W sin लैम्डा cos थीटा, ये यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस, और W कॉमन, तो cos लैम्डा sin थीटा इक्वल टू ये वहां जाके प्लस हो जाएगा ना, तो P cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B लैम्डा माइनस थीटा, P cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा। तो P मिल जाएगा, तो P इक्वल टू W sin लैम्डा माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ये आ गया मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्लाइडिंग डाउन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे हमको बॉडी को ना अप लेके जाना है ना डाउन आने देना है, उसको सिर्फ नीचे आने से रोकना है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बी वेरी केयरफुल कि क्या बोला है, राइट, क्लियर है तक? अभी अगला टॉपिक है, अब तक मैंने आपको बोला था कि अब तक हम लोग मिनिमम फोर्सेस की बात कर रहे हैं,
तो जब तुम मिनिमम फोर्सेस की बात करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है। तो अभी हमको देखना है एक्सेलरेशन। तो वी हैव नॉट येट स्पोकन अबाउट एक्सेलरेशन, तो लेट अस टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसमें भी तीन चार केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन। तो लेट अस सी एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहला एक्सेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जब मैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल रहा हूँ मतलब रफ सरफेस है क्योंकि फ्रिक्शन है, तो मैं मेंशन नहीं करूंगा हर बार कि एक्सेलरेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आई जस्ट से ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो रफ है तो फ्रिक्शन है। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक लेट अस से ब्लॉक है। यू नो अगेन बेसिक फोर्सेस तो पता होता ही है आपको। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया, पुल फोर्स पी। अगर पुल फोर्स पी टू द राइट है तो फ्रिक्शन टू द लेफ्ट होगा, तो फ्रिक्शन विल बी टू द लेफ्ट, फ्रिक्शन विल बी ओवर हियर एफ। दिस इज फ्रिक्शन एफ। और क्योंकि तुम बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब इट इज वेरी क्लियर कि ये जो पुल फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। और कौन से फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। बॉडी अगर मूव नहीं होगा तो एक्सीडेंट कहां से आएगा फिर? अगर एक्सेलरेशन है मतलब बॉडी का मोशन है, बॉडी का मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसके आगे लिखूं या नहीं लिखूं, बट इट मीन्स दैट देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इट आल्सो मीन्स कि जहां पे भी म्यू लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कुछ कुछ चीजें इम्प्लिसिट होती है, हर बार लिखना नहीं पड़ता है उसको। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक के आगे हम लोग मोस्टली काइनेटिक फ्रिक्शन की ही बात करने वाले हैं मोस्टली। ओके, तो ऑब्वियस आपने अब तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन में हाउ डिड यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला दैट आई गेव यू? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे भी वही है फिर, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास m है, सब मान लेते हैं। व्हाट इज नेट फोर्स? हाँ, P माइनस एफ, P माइनस एफ के, चलो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। तो P माइनस एफ के बाय m। डन, खत्म। आपके मॉड्यूल्स में यहाँ तक ही बताया है क्योंकि इतना ही है, लेकिन अगर आपको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। व्हाट इज एफ के? म्यू के आर अपॉन एम। व्हाट इज आर? डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू? एम जी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, म्यू के एम जी बाय एम। हो गया। दिस इज नेट, सॉरी दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इतना ही आएगा। इसके बाद हमको देखना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप द इंक्लाइन प्लेन। तो अप फिर डाउन दोनों देखेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन पहले देख लेते हैं, अब बाद में देखते हैं। क्योंकि अब के केस में रिटार्डेशन होता है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये याद रखना, जब बॉडी डाउन आता है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन जब बॉडी ऊपर जाता है तो क्या होता है? रिटार्डेशन। तो पहले हम लोग डाउन द प्लेन का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। तो ऑफ कोर्स इसमें ये चीजें इम्प्लिसिट है, वापस से हर बार मेंशन नहीं करनी चाहिए हमने। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी मूव नीचे होने ही नहीं पाए, बराबर।
तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जो अभी आपको इस पॉइंट के आगे खुद को समझ में आना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इफ इट इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे ही जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल पे डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगेन you should know which are basic forces here. Weight downwards, okay, तो ये W है, ये W cos लैम्डा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे W sin लैम्डा, वेरी गुड। और फ्रिक्शन कहाँ पे है? अपवर्ड्स, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग डाउन, राइट। अब तक तुम लिख रहे थे F इक्वल टू, हाँ वो ऐसा क्यों लिख रहे थे उसका रिजल्ट था। एक्चुअली व्हाट यू आर राइटिंग डाउन इज F नेट इक्वल टू, अब तक जो तुम लिख रहे थे F नेट इक्वल टू F माइनस W साइन लैम्डा, लेकिन नेट फोर्स क्या था? जीरो था। तो जीरो इक्वल टू F माइनस W साइन लैम्डा, तो F इक्वल टू क्या आ रहा था? W साइन। तो अब तक क्योंकि नेट फोर्स जीरो था इसके लिए आप लिख रहे थे F इक्वल टू W साइन लैम्डा, इसके आगे वैसा नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे डिपेंड करता है, हम तो डाउन की बात करें तो फिलहाल डाउन का ही देख लेते हैं। तो वेर इज एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो अभी क्या बोलोगे आप? हाँ, ओके। वेल मैंने आपको पहले बताया हाउ डू फाइंड एक्सेलरेशन, हमेशा सेम फॉर्मूला है, हमेशा F नेट अपॉन एफ। इफ यू वांट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो ऐसा F नेट इक्वल टू, लेकिन मेथड शॉर्टकट करो ना। F नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? F नेट इक्वल टू W साइन लैम्डा माइनस F, ऐसा क्यों? डाउनवर्ड, तो ये फोर्स ज्यादा है W साइन लैम्डा और फ्रिक्शनल फोर्स कम है। फिर F नेट को क्या लिखते हो? ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हो ना। तो W साइन लैम्डा माइनस F बराबर, फिर A क्या आता है? माइनस F बाय M। वही व्हाट इज दिस? F नेट, तो वही है F नेट अपॉन M, दैट इज F नेट अपॉन M ओनली। तो तुमको डायरेक्टली लिखना होगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड रिमेंबर मोशन है तो हमेशा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो A इक्वल टू W मतलब mg साइन लैम्डा माइनस म्यू के R, लेकिन R क्या है? mg नहीं है, mg नहीं है, इट इज mg cos लैम्डा, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, यहाँ पे ये mg cos लैम्डा आएगा, ओके, अपॉन अपॉन m। m कॉमन निकाल के कैंसल कर दो, ओके। तो यू विल हैव a इक्वल टू, क्या आएगा? a इक्वल टू g भी कॉमन निकालो ना, साइन लैम्डा माइनस म्यू के कॉस लैम्डा बराबर हो गया। दिस इज एक्सेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब सिर्फ नोटेशन, जितने भी क्वेश्चन तुमको पूछे जाते हैं ना नॉर्मली, वो यहाँ पे ना क्वेश्चन में इसको थीटा बोल देते थे, तो मैंने इसके लिए मॉड्यूल्स में नोटेशन चेंज करके थीटा बोल दिया। तो जब भी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो लैम्डा की जगह पे थीटा यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ नोटेशन है, इट्स नॉट समथिंग विल चेंज वैल्यू। थीटा 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 एंड थीटा, डन, बराबर, क्लियर, गुड, याद रहेगा। ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, नीचे आ रहा है तो माइनस म्यू कॉस थीटा, ऊपर जा रहा है तो प्लस म्यू कॉस थीटा, वो हम लोग देखेंगे अब। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ क्या था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थीटा जीरो है, तो क्या आएगा? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? माइनस म्यू जी
cos थीटा cos 0 माइनस म्यू जी, हॉरिजॉन्टल सर्फेस क्या आएगा माइनस म्यू जी। फिर ये क्या है फिर माइनस म्यू जी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल सर्फेस में माइनस म्यू जी नहीं आएगा। आएगा ना, कैसे आएगा? यहाँ पे तुमने कोई फोर्स लगाया था क्या? डिड यू अप्लाई एनी फोर्स? नो, नो। यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया क्या? यस। यहाँ पे लगाया क्या? नहीं। यहाँ लगाया क्या? यस। इसको जीरो करो, पहले करो जीरो। जीरो हो गया, जीरो। हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया? तो फिर वही तो है, इज द सेम थिंग, राइट? राइट। सिर्फ यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, ये अपने आप ही आ रहा है ना ये फोर्स, बिकॉज देर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेट। कहाँ पे? डाउन द इंक्लाइन प्लेन। याद रहेगा ये? My intention is not to force you to remember all this process, but to remember the last formula. What is the acceleration of an object down rough inclined plane? G sin theta minus mu k cos theta. Okay. अब देखते हैं what is retardation. Retardation up the inclined plane. अभी retardation क्यों बोल रहा हूँ? Because anything going up, कोई भी चीज अगर अप जा रही है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। अगर कोई भी चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है तो वेलोसिटी कम होता है, वेलोसिटी कम होता है तो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। डाउन की अप? अप। तो रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। बड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। आई हैव सेड दिस इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉडी यहां से आ रहा था, ये अज्यूम्ड होता है कि यहां से बॉडी आ रहा था, मतलब उसके ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी था, मतलब उसके ऑलरेडी वेलोसिटी था, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन। तो इट स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन, तो द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन, और जैसे ही अप द प्लेन जा रहा है तो इसके ऊपर दो अपोजिंग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो है फ्रिक्शन, क्योंकि अब जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे। और एक क्या है? ग्रेविटी। वो कंपोनेंट किसका? किसका कंपोनेंट? वेट का कंपोनेंट। ये थीटा है, यहाँ पे ये वेट था, मतलब mg, तो ये mg है, तो ये mg cos थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा है, mg sin थीटा है। और क्योंकि ये अप जा रहा था तो फ्रिक्शन भी डाउन द प्लेन है, बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे, राइट। और एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स। रिटार्डेशन है ना, बराबर। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? अभी मेरे को सीधा यहां से बताओ, नेट फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज नेट फोर्स? ओनली डाउनवर्ड्स। कौन से दो फोर्सेस है? mg sin थीटा प्लस एफ के अपॉन एम। व्हाट इज एफ के? म्यू के आर, म्यू के आर। हाँ, लेकिन व्हाट इज आर? एम जी कॉस थीटा। तो म्यू के एम जी कॉस थीटा अपॉन एम। एम एम कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो क्या आ गया? जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो जब अप द प्लेन होगा तो रिटार्डेशन बीच में क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, बराबर, करेक्ट। ऐसा ही आता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। उल्टा मत सोचना कि अरे ये तो एक्सेलरेशन था तो बीच में प्लस होना चाहिए, ऐसा ही होता है। बॉडी मूविंग डाउन बीच में माइनस, बॉडी मूविंग अप बीच में प्लस, बराबर।
तो बॉडी तो ऊपर जा रहा है ना, और बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो ऊपर ही लेंगे ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अब। तो तुमने फ्रिक्शन भी नीचे क्यों लिया, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ही तो है फिर। तो ये अल्टीमेटली जब तुम सॉल्व करोगे तो माइनस साइन लगेगा ना इधर बाहर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, वो ऑटोमेटिकली बाद में माइनस हो जाएगा। क्योंकि जब तुम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अप्लाई दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर रिटार्डेशन है तो तुम ए की वैल्यू क्या लिखते हो, अब तो तब माइनस ही लिखना पड़ेगा तुमको। ओके, तो ये इक्वेशन में अभी प्लस है, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे तुमको पता है रिटार्डेशन हो रहा है तो तुम माइनस ही लिखोगे वहां पे। ओके, गुड, हो गया। तो दिस आर द थ्री केसेस ऑफ एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, डाउन द इंक्लाइन प्लेन एंड अप। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा कि व्हाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट। अगर तुमको ये पता है तो तुमको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, हमारे पास एक बॉडी है, मैं आई जस्ट कीप द नोटेशन सेम एज दैट ऑफ व्हाट आई हैव गिवन इन द मॉड्यूल्स। तो हमारे पास एक बॉडी है, हम उसको अप द इंक्लाइन प्लेन लेके जा रहे हैं। वी वांट टू टेक दिस बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जा रहा हूं तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, डाउन। मतलब मुझे वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं होता है वर्क, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क होगा, तो मैं बताता हूँ ओवरऑल, आई जस्ट टेल यू। तो ये आ गया बॉडी। फिर वही ये कंपोनेंट्स है, तुमको अभी एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि तुमको अभी बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए। ये आ गया mg, ये आ गया mg cos थीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है mg sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा। क्योंकि बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन है डाउनवर्ड्स, राइट। हमको फाइंड करना है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, हाउ मच इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सपोज बॉडी को मैंने यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको पता है। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज s अप द इंक्लाइन प्लेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज s अप द इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब नेट फोर्स यहाँ पे। और और वेट 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 वेट, डोंट बी इन हरी, व्हाट इज फोर्स, ma इनटू s। लेकिन अब द इंक्लाइन प्लेन के लिए a क्या था, क्या था, है ना। तो m, a की जगह पे लिखोगे g साइन थीटा प्लस म्यू, ऑफकोर्स म्यू के कॉस थीटा इंटू s, सही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, mg साइन थीटा प्लस, ऑफकोर्स s आएगा साथ में, s को भूलना नहीं, क्योंकि ये फोर्स होता है और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, प्लस क्या लिखोगे, mg म्यू के cos थीटा इंटू s, वेरी गुड। तो ये जो वर्क तुमने फाइंड किया, इसमें कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है ना, दो पार्ट्स है ना, दो है कि नहीं, दो टर्म मतलब दो पार्ट्स है कि नहीं, दो पार्ट्स। तो ये दो पार्ट्स में से मुझे दोनों का मतलब बता दो। पहला पार्ट, हाँ, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे म्यू नहीं है, फ्रिक्शन का पार्ट दिख नहीं रहा तुमको, तो दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में दो फोर्सेस थे। तो अगर बॉडी को ऊपर जाना है तो दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो जिसमें म्यू होगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, और जिसमें म्यू नहीं होगा वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। है क्लियर? तो ऐसा उसको याद रखते हैं, दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेंबर। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना आएगा, mg
साइन थीटा इंटू एस, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज mg म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। जिनको ये समझ में आ गया, अगला टॉपिक इज ड्रोप। आपने वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन देखा ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ये पार्ट ए था, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। व्हाट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन? mg म्यू के cos theta s. What is work done against gravity on an inclined plane? Okay, दूसरा केस है on a horizontal surface. On a horizontal surface. तो horizontal surface पे थीटा जीरो है। वेरी गुड। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थीटा जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क ही नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कब होता है? जब तुम अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो। अगर मैं इसी सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा हूं, तो आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? जीरो होगा। तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। वैसे भी एंगल जीरो डाल के देख लो, व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? हाँ, एम जी म्यू के, डन, राइट। ये यहीं से आता है, यहां से, या फिर इससे। व्हाट वाज व्हाट वाज एक्सेलरेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस? वो रिटार्डेशन था, माइनस म्यू जी, वो रिटार्डेशन था। एक्सेलरेशन क्या था? म्यू जी। म्यू जी। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस? म्यू जी। म्यू जी। तो एम म्यू जी एस, एम म्यू जी एस, डायरेक्टली आता है ना ये। सिर्फ तुमको याद क्या रखना है अब, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस? म्यू जी। व्हाट इज रिटार्डेशन? माइनस म्यू जी। व्हाट इज एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बराबर। व्हाट इज रिटार्डेशन अप द इंक्लाइन प्लेन? जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, बराबर। व्हाट इज टोटल वर्क डन अप द इंक्लाइन प्लेन? mg sin theta s plus mg nu cos theta s. What is work done against gravity up the inclined plane? mg sin theta s. What is work done against friction up the inclined plane? mg mu cos theta s. What is work done against gravity on horizontal surface? Zero. Gravity बोला मैंने। What is work done against friction on horizontal surface? mg mu s cos थीटा नहीं बोलना, वो वन हो गया, cos जीरो वन हो गया, तो mg mu s, राइट। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो अगला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अब बहुत प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। इसके लिए इसका एक पार्ट मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर। मैं पूरा एक तुमको इसका ट्री डायग्राम ही बना के देता हूँ, बेटर ऑफ। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स, मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर, वन ओवर अनदर। गड़बड़ नहीं। हमारे पास दो ब्लॉक्स है। लेट अस से वी हैव टू ब्लॉक्स। एक है ब्लॉक बी, उसका लेंथ है एल। इसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का लेंथ कितना है वी डोंट केयर, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमको ब्लॉक बी के लेंथ से मतलब है, हमको ब्लॉक ए के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, बाद में समझेगा। तो ये जो ब्लॉक बी है, नीचे का ब्लॉक जो है,
इस ब्लॉक का जो लेंथ है वो है L. So this is block B and the length of the block is L. Mass, let us say, is capital M. This is block A. Mass is small m. Right? Motion of two blocks, one over another. अब इसमें बनते हैं दो केसेस. मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर में बनते हैं टू केसेस. कौन सा टू केसेस? तो डिपेंड करता है कि तुम फोर्स किस पे लगा रहे हो. तो हो सकता है कि हमने अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाया और हो सकता है हमने लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाया. तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक, तो दो केसेस आ गए. फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक ए. Force is applied on upper block A. मैं ये ट्री डायग्राम क्यों बना के दे रहा हूँ? क्योंकि मॉड्यूल्स में तुम पढ़ोगे ना, वो ऐसा थ्योरी है तो समझ में नहीं आता है कि पिछले टॉपिक में और अगले टॉपिक में क्या कनेक्शन. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन इज दैट यू अप्लाई फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक एंड द सेकेंड इज दैट यू अप्लाई फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक. So force is applied on the lower block. ये जो force applied on lower block है, this will be for you as a home assignment. मैं सिर्फ पहला केस आपको बताऊंगा. तो हमारे पास एक सरफेस था, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है B, उसका मास है कैपिटल M, ब्लॉक B का लेंथ है कैपिटल L. लेंथ मैं क्यों लेके चल रहा हूँ उसका रीजन मैं बताता हूँ बाद में मैं. उसके ऊपर और एक ब्लॉक है A. अब हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस कर सकते हैं. वन दैट यू अप्लाई फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, टू दैट यू अप्लाई फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक. वी विल डिस्कस ओनली वन ऑफ दिस हियर एंड द अदर विल बी फॉर यू टू वर्क आउट एज एन असाइनमेंट. क्योंकि फ्रिक्शन या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जितना प्रैक्टिस तुम खुद करोगे उतना बेटर है. ओके, एंड अगेन आई विल कीप द नोटेशन सेम एज दैट व्हाट आई हैव गिवन इन द बुक. सो अप्लाइड फोर्स को मैंने F बोला है, तो मैं अप्लाइड फोर्स को यहाँ पे भी F बोलने वाला हूँ. बाकी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स होगा उसको F के, लिमिटिंग होगा तो FL. गुड. अब इसमें भी चार केसेस बनते हैं. तो इसमें भी यू विल हैव फोर केसेस और उसमें भी चार केसेस है. तो इन टोटल 8 केसेस है. इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अपर ब्लॉक 4 केसेस, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक 4 केसेस. अगेन, so when you apply force on upper block, what are the 4 different cases that we will discuss now? इसमें से भी मैं 3 केसेस करवाने वाला हूँ. लास्ट केस आपके लिए रखने वाला हूँ. वो करना पड़ता है क्योंकि unless you do it by yourself नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे अगर आपने याद नहीं रखा तो, मतलब खुद से नहीं किया तो. ओके, तो सबसे पहला केस है देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन. ए और बी में फ्रिक्शन नहीं है, बी और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है. तो पहला केस देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल. ओके ओके, ठीक है. देयर इज नो फ्रिक्शन. ना ए बी में फ्रिक्शन है, ना ही बी और सरफेस में फ्रिक्शन है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन. जस्ट अ मिनट. ओके, गुड. तो देयर इज नो फ्रिक्शन. अब आप सोचो, पहले बात तो ये बताओ, अगर एक सरफेस के ऊपर मैंने दूसरा सरफेस रखा है और मैं ऊपर के सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो बी मूव होगा कि नहीं होगा? होगा. तो कौन से कंडीशन में होगा? नहीं होगा. तो कौन सा कंडीशन में नहीं होगा? होगा अगर ए और बी में फ्रिक्शन है. वेरी गुड. और अगर ए और बी में फ्रिक्शन नहीं है तो जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है वो मूव नहीं होता. तो यहाँ पे तुमने फोर्स कहाँ लगाया? ए पे. तो सिर्फ किसका एक्सेलरेशन होगा? ओके ओके. तो ए का एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास. किसका मास? ए का मास. क्योंकि फोर्स किस पे लगा? ए पे. राइट. तो जो फोर्स है वो सिर्फ ए की बॉडी को मूव कर रहा है ना, तो उसका मास कौन सी बॉडी को मूव कर रहा है? ए को. ए का मास क्या है? एम, स्मॉल एम. और व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? जीरो, बिकॉज बॉडी बी इज नॉट मूविंग एट ऑल. तो दैट इज जीरो. राइट. अभी ये लेंथ का, हमने इसका लेंथ क्यों लिया? क्योंकि देखो क्या है, बी तो मूव हो नहीं रहा, मूव हो रहा है ए. आफ्टर सम टाइम
ये जो ए ब्लॉक है ना, ये बी से नीचे गिर जाएगा। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज टाइम ऑफ फॉल। तो वी वांट टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फॉल। तो टाइम ऑफ फॉल फाइंड करने के लिए आई विल बी यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज एल, यू तो जीरो था इनिशियल, तो रेस्ट पे था ना ये, हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे यहां से मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 12/a। तो टी क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 12/a। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फॉल होगा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए फ्रॉम बी विल बी टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l/a। किसका है, ए का एक्सेशन, क्योंकि बी का तो नहीं है ना। हाँ, बी का नहीं है तो ए का बराबर। व्हाट इज दिस, अंडर रूट ऑफ 2l/, व्हाट इज f/n, तो f/, राइट, हो गया, गुड। अब यहां पे जो मैंने बोला आपको चार केसेस बनते हैं ना, चार में से अगले दो केसेस सेम सेम ही केस के दो ब्रांचेस है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, फाइन। तो देर आर टू ब्रांचेस हियर, देर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, बट देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस। ओके, तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शन है, लेकिन किस किस में है, बिटवीन ए एंड बी। देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस। आखिरी केस क्या बनेगा फिर, देर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो बी एंड सरफेस। तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सरफेस, वो केस तुम्हारे लिए रखा है मैंने। दैट इज समथिंग यू विल वर्कआउट। क्लियर, यहाँ पे फ्रिक्शन सिर्फ ए और बी में है, बी और सरफेस में है क्या फ्रिक्शन, नो। तो नो फ्रिक्शन बिटवीन, नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, कैन यू हैव अ गेस कि कौन से दो केसेस यहाँ पे बनेंगे, जस्ट टू हैव अ। एक में फोर्थ, बी पे तो लगा ही नहीं रहा ना, वो तो दूसरा केस तो मैंने छोड़ ही दिया है, फोर्थ तो ए पे ही लग रहा है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझेगा तुमको कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे फोर्स लगा था ए पे, बराबर। तो ए मूव होगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। वेयर विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ पे, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, वेरी गुड, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हो गया फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। सही है। अब डिपेंड करता है एफ के की वैल्यू पे, हो सकता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, सोचो सोचो, क्योंकि अगर यहां नहीं समझा तो गए। चलो काइनेटिक फ्रिक्शन छोड़ देते हैं, जस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ए पे फोर्स लगाया, ए पे फोर्स लगाया, ए ये बी के सरफेस के ऊपर मूव होगा कि ए बी को साथ में लेके जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से सोचो। पहले केस में हमने कहीं भी फ्रिक्शन नहीं लिया, व्हाट हैपेंड हियर, ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट नहीं जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गई, उससे लाइट बंद हो गया, फाइन। एनीवेज, देयर वाज नो फ्रिक्शन एट ऑल। तो तुमने जब ए पे फोर्स लगाया, वो बी के ऊपर से मूव होने लगा, बी मूव नहीं हुआ, राइट। अब अगर फ्रिक्शन है ए और बी में, तो तुम ए पे फोर्स लगा रहे हो तो दो केसेस होंगे, एक ए और बी साथ में मूव होंगे, मतलब ए जाएगा साथ में बी को भी लेके जाएगा। दूसरा, ए बी के ऊपर से मूव होगा और बी भी मूव होगा। मैंने जब बोला कि ए बी को साथ में लेके जाएगा, मतलब क्या होता है कि ए और बी का एक्सीलरेशन सेम है। और जब मैंने बोला ए मूव होगा बी के ऊपर और बी भी मूव होगा,
मतलब ए का एक्सेलेरेशन अलग है और बी का अलग है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे। हमने ए पे फोर्स लगा दिया, तो हमने जो फोर्स ए पे लगाया वो कितना था? एफ था। क्या था वो? एफ था। अगर ये अप्लाइड फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से कम है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया, अगर वो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से कम है, तो वो पूरे सिस्टम को आगे लेके चला जाएगा, ए और बी को साथ में। हम्म जागो, वेकअप वेकअप। और अगर ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है, तो ये ए को बी के सरफेस पे मूव करवाएगा, बी भी मूव होगा, लेकिन ए और बी का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मतलब पहले केस में पूरा सिस्टम एक साथ ही मूव हो रहा है, ए और बी दे आर मूविंग टुगेदर, बराबर। दूसरे केस में ए बी पे मूव हो रहा है, बी सरफेस पर मूव, राइट? समझ में आया कि वापस बताऊं? हम्म देर आर टू केसेस, depends on the value of applied force. If applied force is less than limiting friction force between A and B. What is limiting friction? It is the maximum value of static friction. What do you mean by static friction? The body does not move. कौन सा body does not move? A will not move on B, but A and B both will move together. क्योंकि नीचे की सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था ना, तो तुमने A पे फोर्स लगाया, लेकिन तुमने जितना फोर्स लगाया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है, तो A और B एक साथ मूव होगा। तो व्हाट विल बी acceleration? Applied force upon total mass, right? Total mass m plus n। अच्छे से सोच के बताओ, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास कि इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। काइनेटिक तो नहीं आएगा, वो तो सही बात है, देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने अभी बोला व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो पूरा सिस्टम ही मूव हो रहा है। तो तुम किसके एक्शन की बात कर रहे हो? पूरे सिस्टम की। पूरा सिस्टम किस पे मूव हो रहा है? सरफेस पे फ्रिक्शन था क्या? तो वहां पे अपोजिट में कोई था क्या? तो कुछ माइनस होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल। ये ए किसका है? दोनों का ए है, ये दोनों का ए है, मतलब ए और बी दोनों का सेम एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन की बात होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है। यहाँ तो क्लियर? पक्का? श्योर? 100%? दूसरा केस, इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे स्पेस कम है, तो मुझे वापस से वो अभी अगले पेज पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इस केस में हम लोग दो फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग से ड्रॉ कर लेंगे, एंड आई होप दैट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यू मस्ट नो फ्री बॉडी डायग्राम is a diagram which shows only forces acting on a body। तो अभी ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है और बी का क्या है देख लेते हैं। ये ए बॉडी था, ए बॉडी पे अप्लाइड फोर्स था, सही है, एफ। और क्योंकि यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है, मतलब ए बॉडी बी के सरफेस पे मूव होने लगेगा। और जब ए बॉडी बी के सरफेस के ऊपर से स्लाइड हो रहा है, मूव हो रहा है, तो अपोजिंग फोर्स कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, राइट? करेक्ट। ओवरऑल बॉडी कहाँ जा रहा है? राइट में। कौन सा बॉडी है ये? ए। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ ए। व्हाट इज नेट फोर्स? एफ के अपॉन मास ऑफ ए। ए, ओके। F minus Fk, it is mu k r upon m. What is r? mg, small mg, yeah? Mass of A। तो यहां तक भी लिखा तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको और करना है तो यू विल राइट डाउन दिस। ये हो गया एक्सेशन ऑफ ए। हाउ अबाउट बी? बी का क्या है? बी पे डायरेक्टली तो कोई फोर्स लगा नहीं, लगा क्या? बी पे डायरेक्टली कोई फोर्स लगाया था हमने? नहीं। तो बी पे कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन।
ए पे फोर्स लगाया हमने, अप्लाइड, ए और बी में था फ्रिक्शन, ए राइट में मूव हो रहा था तो फ्रिक्शन कहाँ पे है, लेफ्ट में। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में है, ए और बी के। तो ये एक्शन हो गया किसके लिए, बी के लिए, बराबर। ये एफ के क्या है, एक्शन है, किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पे इस एक्शन का क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अपोजिट। तो एक्शन इधर था तो रिएक्शन इधर होगा, होगा ना ऐसा, यस। और वो नहीं होता तो फिर बी राइट में जाता क्यों, बी भी राइट में जा रहा है ना, तो क्यों राइट में जाएगा, फोर्स होना चाहिए ना। मैंने जितनी बार बोला है कि कोई भी बॉडी अपने आप तो वही मूव होगी, इफ वो बॉडी इज गोइंग टू द राइट, इज फोर्स टू द राइट। तो कौन सा फोर्स, इस एक्शन का रिएक्शन। हो गया, हो गया। तो इसका एक्सेशन है ए बी। तो व्हाट इज ए बी, एफ के अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम, ओके, राइट। हाउ मच इज दिस, म्यू के एम जी, एम एम। वो तो हमको पता ही था कि नहीं पता था, पता ही था। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है एक्सेशन, म्यू के जी, तो म्यू के जी तो है। तो बी का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। डन, राइट। तो चार केसेस, पहले तो बताओ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में दो केसेस थे। कौन से दो, मतलब मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर की बात कर रहा हूँ। एक तो तुम अपर बॉडी पे फोर्स लगा दो या फिर तुम लोअर बॉडी पे लगा दो, हम फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन अपर बॉडी। इसमें चार केसेस थे। केस नंबर वन, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ना ए और बी में ना बी और सरफेस में। तो उस केस में तुम अगर ए पे फोर्स लगाते हो तो सिर्फ ए मूव होता है विद एक्सेशन ऑफ एफ बाई एम, अप्लाइड फोर्स बाय मास ऑफ ए, क्योंकि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए, राइट, करेक्ट। तो उस केस में बी विल नॉट मूव एट ऑल, तो ए मूव हो के गिर जाएगा बी के ऊपर से। तो टाइम ऑफ फॉल इज अंडर रूट ऑफ एल, टू एल बाई ए, तो टू एल एम बाई एफ, हो गया। अब दूसरा केस, ए और बी में फ्रिक्शन है लेकिन बी और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। ए और बी में फ्रिक्शन है तो अब डिपेंड करता है कि तुमने ए पे जो फोर्स लगाया था, अप्लाइड फोर्स जो था, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है। अगर अप्लाइड फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है तो ए और बी अलग अलग से मूव नहीं हो सकते, ए और बी साथ में मूव होंगे। तो ए और बी का कॉमन एक्सेशन होगा, दैट इज अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। लेकिन अगर जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ए सेपरेटली बी पे मूव होगा और बी सेपरेटली सरफेस पे मूव होगा, दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। ए पे दो फोर्सेस आ गए, एक है अप्लाइड फोर्स एफ, एक है अपोजिंग फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो ए का एक्सीलरेशन होगा एफ माइनस एफ के बाय एम, स्मॉल एम, एफ माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। यहाँ पे एम स्मॉल है, ए मास ऑफ ए है बेसिकली। और बी पे एक ही फोर्स है जो एफ के था उसका रिएक्शन। तो एक्सेशन ऑफ बी विल बी एफ के अपॉन कैपिटल एम, एफ के इज म्यू के एम जी अपॉन एम, आ गया एम एम कैंसिल हो गया तो म्यू के जी। हो गया क्लियर यहां तक। तो जो लास्ट केस है वो, और इसका जो दूसरा केस है वो, दैट यू विल वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, वो खुद को करना चाहिए, अदरवाइज फ्रिक्शन में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा आपका। एक लास्ट टॉपिक अभी आज का लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक था मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये भी। मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन, टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। इसमें भी दो केस है, एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस का होगा, यस, व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक इंक्लाइन प्लेन का होगा, व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब बेसिकली इस पे क्वेश्चंस आते भी हैं, इसमें नीट में भी क्वेश्चंस आए हैं पहले, क्योंकि इट्स नॉट वेरी हाई लेवल, तो नीट में भी इसमें एक्सपेक्ट करना क्वेश्चन आते हैं।
तो हमारे पास ऐसा एक टेबल है, देन यू पुट अ पुली हियर, यहाँ पे एक पुली अरेंजमेंट डाल देंगे। ऑफ कोर्स पुली के ऊपर से तुम एक वायर को पास करने वाले हो, तो यू विल पास अ वायर फ्रॉम हियर, एंड देन देयर इज वन मास ऑन टेबल, वन इज हंग। इसके लिए बोला है मिनिमम मास हंग, मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। मतलब क्या बता देता हूँ। तो यू हैव अ ब्लॉक, let us say mass m1 kept on the rough table, rough horizontal table, and you have a mass m2 which is hung। यहां से मास को तुमने हैंग करके रखा हुआ है m2। ओके, अब डिपेंड करेगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं, ये मास m1 बोल देता हूँ, ये मास m2 बोल देता हूँ। देखो अगर अगर सरफेस स्मूथ होता, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग हियर इट विल मूव। तो ये सिस्टम मूव होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक टू द राइट जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन फ्रिक्शन है, तो अब ये m2 पे डिपेंड करेगा कि m1 मूव होने वाला है, m2 के मास पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये क्या है नीचे, m2g क्या है ये m2g क्या प्रोवाइड करने वाला है, और ये स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो इस ब्लॉक को कौन खींचने वाला है और इसको अपोज कौन करने वाला है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये होता ही नहीं, तो जितना भी टेंशन आया वो सफिशिएंट था टू स्टार्ट द मोशन। दैट इज द आइडिया, राइट। अगेन आई विल कीप द नोटेशन सेम सेम। तो क्या बोला है यहाँ पे, ये वर्ड क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट, मैंने बताया था सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जहां भी जस्ट की बात हो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक्सेशन की बात नहीं होती वहां पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पूछा है व्हाट इज द मिनिमम मास, तो कैसे करोगे, मिनिमम, ये डिफरेंस समझ लो, कम से कम कितना मास हो इसको सिर्फ मूव करने में, उससे ज्यादा लगाओगे तो एक्सीडेंट होगा। मिनिमम मास मतलब यू वांट टू जस्ट मूव, और उससे ज्यादा लगा दिया, फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोग्राम इज द मिनिमम मास रिक्वायर्ड टू मूव m1, m2 की वैल्यू 10 टू मेक m1 मूव, और मैंने यहाँ 15 लगा दिया, तो क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट। तो हम यहाँ पे फिलहाल तो एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम मास। तो बताओ क्या करेंगे, फोर्सेस बैलेंस, मतलब बेसिकली सबसे पहले दिस टेंशन शुड बी सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब बेसिकली टेंशन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, बट दिस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू m2g, इक्वेशन नंबर 2। तो from 1 and 2 you will have limiting friction force equal to m2g, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कौन से ब्लॉक पे लग रहा है, ब्लॉक 1 पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, म्यू एल, और मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन सेम होता है, तो बुक में कहीं पे म्यू एल कहीं पे म्यू एस लिखा होगा, तो डू नॉट वरी, इज द सेम थिंग, म्यू एल तो म्यू एल, म्यू एस तो म्यू एस, तो फर्क नहीं पड़ता है। म्यू एस इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन, किसका नॉर्मल रिएक्शन, पहले ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा जरा बताओ देखिए, m1g, तो यहाँ पे आ जाएगा m1g। ओके, तो म्यू एल m1g इक्वल टू m2g, जी जी कैंसल, तो व्हाट इज m2, म्यू एल m1, so m2 is mu l m1, that is the minimum force required to start the motion of an object kept on a rough horizontal surface। ये मिनिमम मास की बात चल रही है, do not confuse this with accelerated motion, this motion is not accelerated motion। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया केस 1। अभी केस 2, when a block is placed on a rough inclined plane, case 2 is for inclined plane। So when a block is placed on a कहाँ पे प्लेस करके रखा है इसको, on a rough inclined plane, on a rough inclined plane।
अब इस केस में सिर्फ इतना है कि जो सरफेस है वो इंक्लाइन सरफेस है, मतलब बेसिकली यू हैव, लेट अस से, लेट अस से ऐसा होगा, यहाँ पे एक पुली डाल देंगे, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग ले लेंगे, नीचे एक मास को हैंग कर देंगे, यहाँ पे एक मास लगा देंगे, दिस इज व्हाट यू विल हैव। ओके, समथिंग लाइक दिस, ऐसा सिस्टम आएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम मास हियर आल्सो इज द सेम थिंग, वही पूछा है, व्हाट इज मिनिमम मास m2। तो पहले तो आपको ये इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक है उसके तुमको बेसिक बेसिक फोर्सेस पता होने चाहिए। व्हाट इज दिस, m1g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे m1g साइन थीटा, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया m1g कॉस थीटा, बराबर, ये आ गया m1g साइन थीटा, ये तो mg था, इसके तो फिलहाल जरूरत है नहीं हमको, करेक्ट। यहाँ पे ये है टेंशन, ये है टेंशन, और ये है m2, तो ये है m2g, बराबर, क्लियर है। ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे। इधर फ्रिक्शन भूलना ही नहीं, तुम चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, फ्रिक्शन छोड़ दिया कैसे चलेगा। ओके, गुड। और इसमें तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नो जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है उसके लिए ए होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, प्लस होता है। डायरेक्ट कर पाओ तो गुड, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, तो क्या थोड़ा काम बढ़ेगा ना, और क्या होगा। व्हाट इज टी, व्हाट इज टी, m2g, तो t इक्वल टू m2g, इक्वेशन 1। बट व्हाट इज t, m1g साइन थीटा प्लस f, एफ कौन सा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने अभी बोला जस्ट मूव, जस्ट मूव, तो एफ एल है, ये एफ एल है। तो व्हाट इज एफ एल, व्हाट इज एफ एल, म्यू एल आर वन। ओके, व्हाट इज आर वन, अरे एम जी नहीं है इधर, इधर एम वन जी कॉस थीटा। मैंने इसके लिए तुमको बोला कि थोड़ा सा तुम ध्यान दो। व्हाट इज फोर्स, एम ए, एम ए होता है ना, फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो तुम, m1 पे, तो m1 ए होगा कि नहीं होगा, m1 ए होगा ना। व्हाट इज ए फॉर बॉडी गोइंग अप, जी साइन थीटा प्लस, तो वही आया कि नहीं आया देख लो, वही है। और जी भी कॉमन निकाल लेता हूं मैं, वही है m1a, देखो है कि नहीं। तो मैं तुमको वही बोल रहा था कि तुमको अगर याद होगा कि आपको अगर ये अप जा रहा है ना, अप जा रहा है तो याद होना चाहिए, करेक्ट, राइट, पक्का, श्योर, 100%, 100%। और एक बार सोच लो, और एक बार सोच के बताओ, सही है गलत है क्या है, सही है, ठीक है, मान लेते हैं सही है, देखते हैं। अभी इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम, टेंशन है ना ये, तो राइट हैंड साइड भी सेम, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, m2g इक्वल टू m1g प्लस म्यू एल कॉस थीटा, जी जी, तो m2 इक्वल टू m1 साइन थीटा प्लस म्यू एल कॉस थीटा। अब सही है कि नहीं उसका वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, थीटा की वैल्यू जीरो डाल के देखो, डाल दो जीरो, m1 साइन जीरो इज जीरो, हाँ, कॉस जीरो इज 1, तो m1 म्यू एल आया, तो बराबर है, करेक्ट, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का अगले क्लास में।